विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल, परसों, नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ? थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूँ। पहले बताना, पहले बताना, पहले बताना। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अब भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम नो राम रो राम रो, राम नो राम नो राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पहल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर की बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक एशट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। चलो, ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता भी लगाएगी और उसे ना इस
अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करे, मौत होगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी ना। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है। हेलो, कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी तो बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है। क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस। लेखक ने इतना कहा ही था, तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई। मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 ही बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। आप इतनी लगन के साथ इतनी कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। देखना, जब ये किताब आएगी ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है। क्या कहा सर? यक्षिणी? हाँ, यक्षिणी। क्या हुआ, तुम इतना शॉक्ड क्यों लग रहे हो? सर, मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है ये आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर, आपको डर नहीं लगता जिस गांव में यक्षिणी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर, अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब ये कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवताओं, सुर राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? और उसे ये अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर आई यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए यक्षिणी एक डायन का